वेलकम टू ट्रेन योर ब्रेन एंड एजुकेशन हब। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अभी हमारा जो वेबसाइट है वो है trainyourbrains.in है और हम इस पे बिल्कुल फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, तो आप भी अपना मटेरियल ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। तो अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास 10 सोशल साइंस चैप्टर नंबर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया, उसके 3 पार्ट बना दिए। लास्ट पार्ट है 4th पार्ट, इसको आप देख करके वीडियो फिनिश करोगे। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने भगत सिंह, गांधी, इरविन इम्पैक्ट और हमने पढ़ा था इम्पैक्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस चल रहा था। ये सब कुछ हम पढ़ रहे थे। तो आज की वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो हम क्या पढ़ने वाले हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट डिफरेंट लोगों ने कैसे कैसे उसके ऊपर इम्पैक्ट डाला है। और स्टार्ट करते हैं भाई। तो देखो, सबसे पहली स्लाइड है कि रिच पीजेंट्स इन द मूवमेंट। जो अमीर आदमी थे, जो अमीर किसान थे, अमीर मजदूर थे, उनका क्या मतलब इसमें इन्वॉल्वमेंट थी मूवमेंट के अंदर। देखो भाई, जो अमीर आदमी है वो तभी जाकर के हिलेगा अगर उसके पैसे पे कोई बात आएगी। ठीक है, तो ये बात तो आ गई थी। क्यों आ गई थी? क्योंकि जो कमर्शियल क्रॉप्स थी जिससे पैसा मिलता था अमीर किसानों को, वो क्रॉप्स जो थी या तो वो बिक नहीं रही थी या फिर क्या हो रहा था, उनको वो चीजें उगाने नहीं दी जा रही थी, क्योंकि अंग्रेज अपनी मर्जी से उगाया करते थे। ठीक है, तो जब उनके पास पैसा आना बंद हो जाएगा अमीर पीजेंट्स के पास, अमीर किसानों के पास, तो वो तो परेशान हो जाएंगे। अगर वो परेशान हो जाएंगे तो मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसलिए रिच पीजेंट ने तो है मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर लिया। ठीक है, पर बीच में हमने देखा था जब मूवमेंट चल रहा था तो अंग्रेजों ने क्या किया था, 1 लाख के लगभग लोगों को अरेस्ट कर लिया था, कुछ लोगों को मार भी रहे थे। तो उस टाइम पे महात्मा गांधी ने मूवमेंट को आकर के कैंसिल कर दिया था। तो जब मूवमेंट बीच में कैंसिल हो जाएगा एक बार के लिए, तो रिच पीजेंट, और फिर जब थोड़ी देर के बाद, कुछ टाइम के बाद, जब महात्मा गांधी इंग्लैंड से वापस आए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करके, तो जब उसके बाद वापस इंडिया में आएंगे तो वापस आने के बाद फिर से इसको मूवमेंट को चलाएंगे, तो रिच पीजेंट फिर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। कहेंगे यार ये तो रोज का ही काम हो गया, कभी चला दो कभी बंद कर दो, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, अच्छा, तो इससे पहले वाली वीडियो देख लेना, ये वीडियो तभी समझ आएगी। इनसे पहले वाली जो वीडियो है उसके लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। ठीक है, वहां से आप इसको वीडियो को देख सकते हो, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हो। अच्छा, तो अब देखो पढ़ लेते हैं कि क्या हुआ। अब जो रिच पीजेंट्स थे, जैसे कि पाटीदार थे, गुजरात में पाटीदार कम्युनिटी है, और उत्तर प्रदेश में जाट, ये दोनों के तो बहुत एक्टिव थे मूवमेंट में। ठीक है, और ये क्या करते थे, कमर्शियल क्रॉप्स लगाया करते थे। क्रॉप्स तो आपको पता ही होगा, क्रॉप्स और कमर्शियल क्रॉप्स में डिफरेंस इतना है, क्रॉप्स तो होती है जैसे गेहूं की क्रॉप है, 5-6 महीने ले लेती है। एक बार लगाएंगे तो उसके बाद जब तक वो हार्वेस्टिंग होगी, फसल कटेगी, तो 5-6 महीने का टाइम लगेगा। तो और क्या 5-6 महीने किसान के पास पैसे नहीं आएंगे। तो ऐसी फसलें जैसे सब्जियां, खीरे, ककड़ी, ये कुछ भी, आलू, मतलब कुछ ऐसी सब्जियां जो हर 1-1.5 महीने में बिक जाए, फ्लावर्स, कुछ भी ऐसी चीजें, तो वो सारी की सारी चीजें कमर्शियल क्रॉप्स में आती हैं। भिंडी, ये सारी जितनी भी सब्जियां आती हैं सब कुछ कमर्शियल क्रॉप्स में आते हैं। तो कमर्शियल क्रॉप्स के जो प्रोड्यूसर थे वो रिच पीजेंट हुआ करते थे, अमीर किसान हुआ करते थे। बट क्योंकि एग्रीकल्चर उस टाइम पे बहुत डाउन चल रहा था, ठीक है, 26 से लेकर के 30 तक, 1926 से 30 तक, उसके ऊपर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के भी इम्पैक्ट थे, बहुत सारे फेमाइन भी थी, बारिश नहीं हो रही थी, बहुत सारे इफेक्ट थे। तो उस वजह से जो रिच पीजेंट थे वो परेशान थे और वो पार्टिसिपेट कर रहे थे मूवमेंट के अंदर। ठीक है, एज देयर कैश इनकम डिसअपीयर्ड, उनके पास कैश नहीं आ पा रहा था, उनकी क्रॉप्स तो बिक ही नहीं रही थी। ठीक है, तो इस वजह से क्या कर रहे थे, वो सपोर्टर बन गए थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर। बट आपको बताया कि थोड़े टाइम बाद महात्मा गांधी ने मूवमेंट को रोक दिया। दे वर डिसअपॉइंटेड व्हेन द मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ, बहुत परेशान हुए कि जब मूवमेंट रुक गया। विदाउट रेवेन्यू रेट्स बीइंग रिवाइज्ड, क्योंकि अब देखो अंग्रेजों का काम था कि उन्होंने तो टैक्स लेना था, चाहे किसानों की फसल हो या ना हो। अब जो रिच पीजेंट थे इनकी फसलें तो बिक नहीं रही थी या हो भी नहीं रही थी, दिक्कत थी, पैसे तो थे नहीं, पर पैसे नहीं थे, पर अंग्रेजों को तो टैक्स पूरा ही चाहिए था। तो अंग्रेजों ने टैक्स माफ किया नहीं, तो टैक्स बढ़ता जा रहा है, मूवमेंट भी रुक गया है। ठीक है, तो इसलिए जब मूवमेंट रीस्टार्ट हुआ 1932 के अंदर, तो इन्होंने कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया, अरे हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, इन्होंने पार्टिसिपेट करने से ना हम मना कर दिया था। अब ये तो रिच पीजेंट की बात आई, अब आती है पुअर पीजेंट्स की बात। देखो, रिच पीजेंट्स के पास तो जमीन अपनी है,
फसल लगानी है और टैक्स देना है। पुअर पीजेंट का क्या है? पुअर पीजेंट के पास तो जमीन भी अपनी नहीं है, किराए पे जमीन लेके काम करते हैं। जो किराए की जमीन लेकर के काम करते हैं, उस किराए की जमीन का किराया देना है। किराया कब देंगे? जब फसल इतनी हो जाए कि उनका किराया भी निकल जाए और अपने लिए भी कुछ बात बन जाए। बट टैक्स तो ज्यादा है, खेती हो नहीं रही। तो इस वजह से जो पुअर पीजेंट थे वो पार्टिसिपेट करने लगे मूवमेंट के अंदर। बट पार्टिसिपेट तो करना चाहते थे, पर वो ये चाहते थे कि कांग्रेस उनको ये सपोर्ट करे कि अंग्रेजों से उनका जो रेंट है वो माफ करा दे। पर जो कांग्रेस के लीडर्स थे वो इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं थे कि हम जो है रेंट को माफ कराएं या ऐसा कुछ। मतलब बहुत ज्यादा उनका ऐसा कुछ मुद्दा ये था नहीं, उनका कोई मोटिव इस बारे में नहीं था। वो तो अपना स्वराज को लेकर लड़ रहे थे। वो अकेला किसानों की इस डिमांड को लेकर के कि आपको रेंट न देना पड़े, इस बारे में इंटरेस्टेड नहीं थे। इसलिए पुअर पीजेंट जो थे वो मूवमेंट के अंदर बहुत कम दिखाई दिए। तो देखते हैं क्या लिखा हमने यहाँ पे। तो पुअर पीजेंट वर नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन द लोअरिंग ऑफ द रेवेन्यू बट दे हैड रेंटेड द लैंड, दे वांटेड द अनपेड रेंट। मतलब वो तो चाहते थे कि टैक्स तो जो माफ कर रहे हैं वो तो हो ही जाए, हमें उससे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, पर जो हमारा रेंट है जो हमें देना पड़ता है जमीन का, वो रेंट माफ हो जाए। ठीक है। और जो कांग्रेस थी, कांग्रेस वाज अनविलिंग टू सपोर्ट नो रेंट कैंपेन्स। कांग्रेस अगर इसके कैंपेन करेगी तो बाकी स्वराज वाले लोगों को इंस्पायर करने वाले कब करेगी? तो कांग्रेस ने ये किया नहीं, तो इसलिए पुअर पीजेंट्स ने पार्टिसिपेट किया नहीं। तो आपने देखा कि रिच पीजेंट पार्टिसिपेट कर रहे थे, ठीक है, बट जब एक बार मूवमेंट बीच में बंद हो गया था सिविल डिसोबीडियंस का, उसके बाद जब रीस्टार्ट हुआ तब नहीं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। पुअर पीजेंट्स के पास तो इतना टाइम होता ही नहीं था बेचारों के पास कि वो पार्टिसिपेट करते। अब आगे इंडस्ट्रियल पार्टिसिपेंट्स। इंडस्ट्रियल माने जैसे रेलवे वाले या कोई अपना बिजनेस कर रहे थे, उनके बारे में बात करते हैं। तो आपको याद होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था तो इंडिया में कुछ मर्चेंट ऐसे थे, कुछ व्यापारी ऐसे थे, उन्होंने बहुत फायदा कमाया उस दौरान पे। ठीक है। और जब उन्होंने बहुत फायदा कमाया, इतना ज्यादा पैसा हो गया, पैसा देखो, पैसा होता है तो पावरफुल तो होता ही है बंदा। तो पैसा होने के साथ साथ वो क्या हो गए थे? पावरफुल हो गए थे। ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ मर्चेंट पावरफुल हो गए थे। बट आज की डेट में, यानी कि जब सिविल डिसोबीडियंस चल रहा है 1930 में, उस टाइम पे जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं 1930s में जो पॉलिसीज चल रही हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट की, वो क्या थी? बिजनेस के अगेंस्ट थी, वर अगेंस्ट द बिजनेस। तो बिजनेस के अगेंस्ट थी, तो जो रिच पार्टिसिपेंट हैं या इंडस्ट्रियल पार्टिसिपेंट हैं वो सारे के सारे क्या करेंगे? वो अगेंस्ट हो जाएंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के। अगर वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट होने के बाद वो सब के सब मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देंगे। ठीक है। अब कुछ यहाँ पे इन्होंने रिच जो थे या इंडस्ट्रियल जो पार्टिसिपेंट थे, इन्होंने कुछ ना इंडस्ट्रीज अपने लिए कुछ वो बनाए, कुछ डिपार्टमेंट्स, लाइक जैसे कि उन्होंने क्या बनाया? इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस। इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस कब बनाया? 1920s में। क्यों बनाया? ताकि हमें अपनी खेती करने के लिए, हमें अपना बिजनेस करने के लिए, जो भी हम काम कर रहे हैं उसके अंदर हम सीधा जो है गवर्नमेंट से जाकर डिमांड कर सके, भाई ये हमारा डिपार्टमेंट है और इस डिपार्टमेंट के हिसाब से ये स्टडीज आ रही है। ठीक है। इसी तरह एक और डिपार्टमेंट बनाया इन्होंने, फिक्की, ये आज की डेट में भी है। ठीक है, ये था। ठीक है। तो इसका नाम क्या है? फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इन 1927। 1920 में देखो क्या बनाया? इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस। 1927 में बनाया फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। और इनको बनाने वाले कौन थे? लीडर्स जो कि बहुत ज्यादा तगड़े तगड़े कमर्शियल थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो थे पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, जीडी बिरला। ठीक है। टाटा बिरला जो आजकल के जिनके जो है एंसेस्टर्स ये थे, तो इन्होंने जो है बहुत ज्यादा लड़ झगड़ के, बहुत ज्यादा अपनी डिमांड्स करा करके अपने ये डिपार्टमेंट बनाए, जिनका काम ये था, ये डिपार्टमेंट उनको सपोर्ट करते थे उनके बिजनेस में। अब क्या हो रहा था कि अंग्रेजों ने तो इकोनॉमी पे कंट्रोल कर लिया था। ठीक है। जब अंग्रेजों ने इकोनॉमी पे कंट्रोल कर लिया, बिजनेस अपने तरीके से करने दे रहे थे, तो जो ये इंडस्ट्रियल पार्टिसिपेंट थे, जैसे कि ये यहाँ पे पुरुषोत्तम दास हो गया या ये जीडी बिरला हो गया,
ये परेशान हो जाएंगे। जब ये परेशान हो जाएंगे तो ये भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या करेंगे, पार्टिसिपेशन शुरू कर देंगे। इन्होंने भी पार्टिसिपेशन शुरू कर दिया। अच्छा, उस टाइम पे जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो अंग्रेज थे उन्होंने कहा था कि आप अपनी डिमांड्स बताना। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे जाने से पहले इन इंडस्ट्रियलिस्ट ने, जैसे महात्मा गांधी जाने वाले थे या जो भी आने वाले थे, इनको अपनी डिमांड्स बताई थी। तो महात्मा गांधी वगैरह ने बोला था कि वहां पे जाकर के हम देखेंगे, आपकी बात करने की कोशिश करेंगे। बट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो वो हुई नहीं ना सक्सेसफुल। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस से कोई गया ही नहीं। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से महात्मा गांधी गए थे। महात्मा गांधी जो थे बिना सेटिस्फाई हुए वापस आ गए, क्योंकि अपने देश के बारे में तो कोई बात हुई नहीं वहां पे। तो क्योंकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी वो फेल हो गई, तो अब इनको लगा इंडस्ट्रियल पार्टिसिपेंट को कि हमारे लिए तो कोई मूवमेंट अकेलों के लिए होगा नहीं। हमारे लिए तो यही थी उम्मीद कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हमारे लिए कोई बात हो जाएगी, बट अब कोई बात ही नहीं हुई। तो इनका भी जो था मन खट्टा हो गया, ये भी पार्टिसिपेशन कम करने लगे। इसलिए इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज्यादा इनका पार्टिसिपेंट नहीं रहा। अच्छा, ये तो इंडस्ट्रियल पार्टिसिपेंट हो गए, जो बिजनेसमैन थे उनकी बात हो गई। अब इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास कौन सी है? इंडस्ट्रियल वर्किंग, देखो इंडस्ट्री तो सपोज करो आयरन इंडस्ट्री है। आयरन इंडस्ट्री के मालिक तो है सपोज जीडी बिरला या फिर पुरुषोत्तम दास। अब उनके वहां पे कुछ बंदे काम करेंगे, जो बंदे काम करेंगे उनको बोलेंगे इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास। तो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास भी पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी। वो इसलिए पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी क्योंकि उनको तो उनका काम मिला हुआ था, वो अपने काम में बिल्कुल ओके थे। या तो उनके काम में कोई दिक्कत आ रही होती, उनका बिजनेस तो चल ही रहा था, उनके मालिक काम फैक्ट्री लगा ही रखे थे। बात तो तब आती जब कोई फैक्ट्री बंद हो जाती, अभी फैक्ट्रीज तो चल रही थी। तो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस का पार्टिसिपेशन भी बहुत ही कम था। कुछ कुछ जगह पे, जैसे नागपुर रीजन में लोगों ने स्ट्राइक्स करी। ठीक है, 1930 की बात है, बहुत ज्यादा स्ट्राइक्स करी वहां पे। उन्होंने महात्मा गांधी वाली कैप पहनी, जो व्हाइट कलर की कैप होती है, और पार्टिसिपेट कर रहे थे। बट वही बात है कि जो इनकी डिमांड्स थी ना वर्कर्स की, उस डिमांड्स को लेकर के कांग्रेस ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी। क्योंकि कांग्रेस का मेन मुद्दा यह था, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर तो कम थे, किसान ज्यादा थे। तो किसानों के लिए कुछ करा जा सके या कुछ ऐसा काम किया जा सके जिससे पूरे देश को इकट्ठा किया जा सके। तो इसलिए कांग्रेस वॉज रिलक्टेंट टू इंक्लूड द वर्कर्स डिमांड। उनकी ज्यादा डिमांड्स के बारे में इंटरेस्ट था नहीं, तो इसलिए इंडस्ट्रियल वर्कर ने पार्टिसिपेट नहीं किया। अच्छा, मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं जो अभी मैंने पढ़ाया है। क्या पढ़ा है हमने पढ़ा है, ये एक मिनट को, हमने पढ़ा है रिच पीजेंट के बारे में, क्या काम कर रहे थे मूवमेंट के अंदर। उनकी कैश क्रॉप्स चली गई तो पार्टिसिपेट कर रहे थे। दोबारा फिर से महात्मा गांधी ने स्टार्ट करने की कोशिश करी, तब वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। और पीजेंट्स चाहते थे कि हमारा रेंट माफ हो जाए, बट कांग्रेस उसके ऊपर काम नहीं कर रही थी। इंडस्ट्रियल पार्टिसिपेंट थे, स्टार्टिंग में तो बड़े अमीर हो गए थे कुछ, उन्होंने अपने कुछ इंस्टीट्यूट भी बनाए, फिक्की बनाया, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस भी बनाया। बट इसके बावजूद भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो थी वो फेल हो गई, तो इसके बाद उन्होंने पार्टिसिपेशन कम कर दिया। इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास जो थे वो तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे थे, क्योंकि अपने काम काज में बिजी थे सारे के सारे। बट फिर भी कुछ छोटा नागपुर पठार जैसे अंदर ये प्लेटूज हैं नागपुर रीजन में, वहां पे जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया। वहां पे लोगों ने, रेलवे वर्कर्स ने पार्टिसिपेशन दिखाई, और कैसे दिखाई, अपना महात्मा गांधी कैप वगैरह पहन करके पार्टिसिपेट कर रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट आ गया वुमेन पार्टिसिपेशन। इससे पहले वुमेन कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं दिखाया करती थी किसी भी चीज में। वुमेन्स को क्या माना जाता था कि तुम अपने घर पे रहो, अपने घर का काम करो, सिर्फ इतना ही काम है तुम्हारा। ठीक है, बट इस मूवमेंट के अंदर वुमेन्स ने भी पार्टिसिपेट किया। जब वुमेन पार्टिसिपेट कर रही हैं तो भाई क्या होगा कि एक बूस्टअप मिलेगा मूवमेंट को। मूवमेंट बहुत तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, हालांकि अभी आप नोट्स मत पढ़ना, मेरी बात सुन लेना। ठीक है, हालांकि बात ये थी कि वुमेन ने पार्टिसिपेट जरूर किया है, पर वुमेन की पार्टिसिपेशन का मतलब इसमें ये नहीं था कि कोई रेवोल्यूशन बहुत ज्यादा तगड़ा आ गया है। सिर्फ ये तो भीड़ बढ़ाने वाली बात थी कि हाँ, भीड़ में वुमेन्स नहीं थी तो वुमेन्स भी आ गई थी। बाकी ये नहीं था कि अगर वुमेन्स पार्टिसिपेट करने लगी हैं तो वुमेन्स को कुछ ज्यादा स्पेशल राइट्स मिलने लग जाएंगे।
इवन महात्मा गांधी जी का भी मानना यही था कि वुमेन्स की ड्यूटी है कि वो अपने घर पे रह करके अच्छी माँ बने, अच्छी पत्नी बने और अपने घर का ध्यान रखें। बस सिर्फ इतना ही था। ठीक है, तो अब मैं नोट्स बता देता हूँ आपको क्या लिखा है। देखो, अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज द लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। इसके अंदर वुमेन्स की पार्टिसिपेशन थी। दे पार्टिसिपेटेड इन द प्रोटेस्ट मार्चेस, मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट, नमक बनाने के लिए गई, अपने फॉरेन के कपड़ों को, शराब की दुकानों को, सबको बंद किया, जेल में भी जाना पड़ा। बहुत सारे एरियाज में जो वुमेन पार्टिसिपेट कर रही थी वो हाई कास्ट क्लासेस की थी। रूरल एरिया में भी जो अगर कोई वुमेन्स पार्टिसिपेट कर रही थी वो रिच थी। ठीक है, और ये महात्मा गांधी की कॉल पे, महात्मा गांधी के बुलाने पे ये सारे के सारे अपना कर्तव्य समझ के सारे पार्टिसिपेशन दे रहे थे। ठीक है, बट इस पार्टिसिपेशन का मतलब ये नहीं था कि वुमेन्स की जो लाइफ है जो बदल जाएगी, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। गांधी जी वाज आल्सो कन्विंस्ड दैट इट वाज ड्यूटी ऑफ द वुमेन टू लुक आफ्टर होम एंड टू बी द गुड मदर एंड द गुड वाइफ्स। अच्छी माँ बनो, अच्छी पत्नी बनो, आप घर पे रहो, अपना घर का काम करो। तो इसलिए बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक वुमेन्स को सपोर्ट नहीं किया जा रहा था। बस ये तो सिर्फ इतना था कि चेरी ऑन द केक, मतलब केक बनाया है भाई, उसके ऊपर चेरी लगा दी कि हाँ भी चेरी भी है, पर ये नहीं है कि चेरी ही सारा केक है। तो यही था कि वुमेन्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, बस कर रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इनकी पार्टिसिपेशन से ज्यादा कुछ स्पेशल हो रहा है। बट ऐसा नहीं था कि इनको कुछ अलग से राइट मिलने लगे। ठीक है, तो ये वुमेन्स पार्टिसिपेशन थी। अब सिविल डिसोबीडियंस की कुछ मूवमेंट थी, लिमिट्स थी। लिमिट्स क्या थी? लिमिट्स ये थी भाई कोई भी मूवमेंट तब ज्यादा चलेगा जब सारे के सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे। अब देखो, मुस्लिम जो है पार्टिसिपेट इस मूवमेंट में नहीं करेंगे। अब क्यों नहीं करेंगे, अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखाऊंगा। बट इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं कि कुछ एक हमारी सोसाइटी की ऐसी क्लास थी जो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही थी। उस क्लास का नाम था दलित, या उनको अनटचेबल्स बोलते थे। ठीक है, तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। वो क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे? क्योंकि कांग्रेस ने शुरू से जो है सनातनीज या हाई क्लास हिंदूज के बारे में सोचा, और इसकी वजह से जो लोअर क्लासेस थे, जो अनटचेबल्स थे, वो इग्नोर हो गए। ठीक है, अब वो इग्नोर हो गए तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो महात्मा गांधी ने सोचा यार अगर ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, इनको तो पार्टिसिपेट कराना पड़ेगा। तो महात्मा गांधी की यही तो तगड़ी चीजें थी जिससे उन्होंने सबको इन्वॉल्व किया। तो महात्मा गांधी ने उनको इन्वॉल्व करने के लिए क्या किया? उनको अनटचेबल्स थे, उनको अछूत बोलते थे। उनको महात्मा गांधी ने कहा कि दीज आर नॉट अनटचेबल, दीज आर हरिजन्स। हरिजन माने हरिजन, हरि माने भगवान के लोग, हरिजन। ठीक है, भगवान के लोग। हरि कौन है? परमात्मा। ठीक है, या तो वो भगवान के लोग हैं या वो भगवान के बच्चे हैं, चिल्ड्रंस ऑफ द गॉड। तो इनके लिए उन्होंने सत्याग्रह किया। किस लिए सत्याग्रह किया? क्योंकि अनटचेबल्स को, हरिजन्स को या दलित्स को कभी भी मंदिर में जाने नहीं दिया जाता था। ठीक है, कहीं पे पब्लिक प्लेसेस में, स्कूल्स में नहीं जाने दिया जाता था। उनसे साफ सफाई के काम कराए जाते थे, ये सब कुछ काम होता था। तो इस सब को इग्नोर करने के लिए महात्मा गांधी ने खुद जाकर के टॉयलेट क्लीन किए, ताकि लोगों को पता चले ऐसा नहीं है यार। अभी अगर आप कोई टॉयलेट साफ कर रहे हो तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको लोग अपने पास नहीं बैठने देंगे। नहीं, महात्मा गांधी ने लोगों को सिखाया कि ये भी भाई लोग हैं। ठीक है, और अगर आपको आजादी चाहिए तो इनके सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं हो सकता, इसलिए आपको इनको साथ लेके ही चलना पड़ेगा। वैसे ही अंग्रेजों ने पहले ही डिवाइड कर दिया मुस्लिम्स को आपसे। अभी आप हिंदू होने के बावजूद अब अपनी क्लासेस बना लो, हायर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, ये, और उसके अंदर से भी आप कास्टिज्म ले आओ, तो ये तो सही नहीं होगा। ठीक है, तो ये सिविल डिसोबीडियंस की कुछ जो थी लिमिट्स थी, बट इसको महात्मा गांधी ने ओवरकम किया। ठीक है, अभी देखते हैं क्या है नोट्स में। तो देखो यहाँ पे लिखा हमने, नोट ऑल द सोशल ग्रुप्स वर मूव्ड बाय द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ स्वराज। जब स्वराज की बात करी गई तो सारे के सारे ग्रुप्स जो भी सोसाइटी में थे, जो सारे के सारे लोग थे, वो सब के सब खुश नहीं थे, सब पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। उसमें से एक ग्रुप था अनटचेबल्स का। ठीक है, तो अनटचेबल्स को दलित बोला जाता था। बहुत लंबे टाइम तक कांग्रेस ने इनको इग्नोर किया। उसका कारण क्या था? क्योंकि वह सनातनी जो हायर हिंदू क्लासेस थे उनके लिए ज्यादा काम कर रहे थे। तो महात्मा गांधी ने जो थे अनटचेबल्स, इनको हरिजन बोला। ठीक है, इनको हरिजन बोला, ये भगवान के बच्चे हैं। इनके लिए सत्याग्रह किया कि इनको स्कूल में जाने दिया जाए, इनको टेम्पल्स में जाने दिया जाए, सब जगह पे इनको काम करने दिया जाए। और इवन खुद ही उन्होंने अपना साफ सफाई करी, टॉयलेट्स क्लीन करके दिखाए महात्मा गांधी ने
कि महात्मा गांधी ने जब ये खुद इसलिए कि आप देखो हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो खुद सफाई कर रहे होते हैं कभी किसी मूवमेंट में जा करके। उन्होंने जब स्वच्छता अभियान लॉन्च किया तो खुद सफाई कर रहे थे, उनको देख करके लोग इंस्पायर होते हैं, वो भी सफाई करने लगते हैं। ठीक है, तो इसीलिए महात्मा गांधी ने भी ऐसे किया ताकि लोगों को समझ आ सके कि ऐसा नहीं है कि अगर सफाई करेंगे तो हम लोअर कास्ट में चले जाएंगे कहीं पे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। बट अभी इन चीजों को देखते हुए कुछ दलित लीडर्स भी उभर के आए थे, जैसे कि भीमराव अम्बेडकर वगैरह, है ना। तो ये जो लीडर्स उभर के आ रहे थे तो ये देख रहे थे कि हमारे लोगों के साथ गलत हो रहा है। तो जब उनके लोगों के साथ गलत हो रहा है, उनको कहीं मंदिर में नहीं जाने देते, कहीं मस्जिद में या कहीं पे भी जहाँ पे भी जाना चाहते हैं वहां जाने नहीं देते, तो वो तो डिमांड करेंगे ना यार। वो कहेंगे कि यार हमें तो अलग से वो दो, किसी भी इंस्टीट्यूट में जैसे स्कूल में पढ़ना है तो स्कूल में पढ़ने के लिए हमें रिजर्वेशन दो, हमारी सीट्स रिजर्व करो, नहीं तो हमारी सीट पे कोई नहीं आ पाए, हम ही जाए। ठीक है, और क्या करो, हमारे इलेक्शन की सुविधाएं भी अलग करो, हमारे इलेक्शन की पार्टिसिपेशन अलग करो। ठीक है, तो इसलिए ये सब चीज़ों को देख करके जब ये भी अपनी अलग चीज़ें डिमांड कर रहे थे, जैसे कि मुस्लिम लीग के लोग कर रहे थे, मुसलमान कर रहे थे, तो इन्होंने अपना पार्टिसिपेशन जो है ना मूवमेंट के अंदर कम रखा। ठीक है, तो इनका पार्टिसिपेशन कम था। नॉर्मल सी बात है, इनका पार्टिसिपेशन कम तो होना ही था। आप अपना सोसाइटी में कभी इनको अपने बराबर रखते नहीं हो। ठीक है, और जब आप आज कोई मूवमेंट की बात आ रही है तो आप सोच रहे हो मूवमेंट में आपका साथ देंगे, क्यों देंगे भाई साथ। तो इसीलिए महात्मा गांधी ने क्या किया, इनको हरिजन बोला, इनके लिए लड़ाई करी, इनके लिए मूवमेंट करे, ताकि इन लोगों को भी फील हो सके कि नहीं, वी आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी, हमारे लिए भी सोसाइटी में कुछ होता है। तो जब इनको ऐसा फील हुआ तो फिर ये इकट्ठे हो गए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। अब नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे फोटो है महात्मा गांधी के साथ साथ भीमराव अम्बेडकर की। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के ऊपर अभी एक टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है पूना पैक्ट। अभी क्या हुआ था, फोटो को ध्यान से देखते रहो, नोट्स अभी दिखाऊंगा। हुआ ये था कि अंग्रेजों ने बोला था कि जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था तो इरविन जो वायसराय थे, इरविन ने बोला कि यार आप महात्मा गांधी को बोला आप मूवमेंट को बंद कर दो। महात्मा गांधी ने कहा कि मैं नहीं करूंगा। उसने कहा कि अगर आप मूवमेंट बंद करोगे तो हमने जो आपके लोगों को अरेस्ट कर रखा है जेलों में, एक तो हम उनको छोड़ देंगे। महात्मा गांधी ने कहा अच्छा ठीक है, और दूसरा इंग्लैंड में जाकर के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे, आप हमारे साथ चलना, हमारी रानी होगी, हम 7-8 लोग बैठ करके जो है ना डिस्कस कर लेंगे आपके जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कोई गया ही नहीं, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी गए बट अनसेटिस्फाइड वापस आए। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। एक आदमी जो तीनों की 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आया, जानते वो कौन था? वो था भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों की 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी। ठीक है, तीनों की 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या करी थी, अटेंड करी थी। अंग्रेज बहुत ज्यादा चालाक थे। जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद जो महात्मा गांधी तो गए नहीं वहां पे कौन गए हुए थे, वहां पे भीमराव अम्बेडकर गए हुए थे। तो भीमराव अम्बेडकर को इरविन ने और अंग्रेजों ने क्या किया, एक लालच देने की कोशिश करी। उन्होंने उनको बताया कि यार जो महात्मा गांधी फाइट करता है, ये सारे फाइट करते हैं, ये आपके लिए थोड़ी करते हैं, ये तो हाई क्लासेस के लिए, जो हाई हिंदू हैं, जो हाई क्लास है, उनके लिए आप फाइट कर रहे हैं, ये आपके लिए थोड़ी फाइट कर रहे हैं, आप तो वैसे ही इनके साथ लगे हुए हो, तो आपको जो चाहिए हम देंगे। तो इन्होंने कहा कि 2 क्या दोगे? इन्होंने कहा कि आपके इलेक्शन अलग कर देंगे। भीमराव अम्बेडकर खुश हो गए, ठीक है भाई इलेक्शन अलग हो जाएंगे, ठीक है इलेक्शन अलग हो जाएंगे, आपका सारा का सारा सिस्टम अलग कर देंगे। तो भाई भीमराव अम्बेडकर तो देख ही रहे थे सोसाइटी में क्या चल रहा था। सोसाइटी में जो है दलित्स को पीछे दबाया जा रहा था, उनको कहीं भी आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा था। तो इन्होंने सोचा कि यार ये तो मौका अच्छा है, ये तो हमें डिमांड मिल रही है, मुसलमानों को मिली है तो हमें मिल जाएंगी। तो इन्होंने एग्री कर लिया, ये एग्री हो गए कि ठीक है हम ऐसा रेडी है, हम आपके जो आप बोलोगे, अंग्रेजों को बोला हम आपके साथ हैं। अब देखो अंग्रेजों ने फिर से डिवाइड एंड रूल कर लिया, मुस्लिम भी अलग हो गए, दलित्स को भी अलग कर लिया। तो अब क्या होगा, महात्मा गांधी को जेल में बंद किया हुआ है, जेल में इंडिया में बंद है, पूना में जेल थी एक, यरवड़ा जेल, आपके सिलेबस में नहीं है आपको बता रहा हूँ। तो एक जेल थी यरवड़ा, ठीक है यरवड़ा जेल है, ये कहाँ पे है, पूना में। तो पुणे के अंदर महात्मा गांधी जेल के अंदर बंद है। महात्मा गांधी को पता चला कि भीमराव अम्बेडकर मान गए हैं भाई डिमांड को, डिमांड ये है कि हमारा इलेक्शन अलग हो। महात्मा गांधी ने बोला कि मैं खाना पीना बंद कर रहा हूं, मैं तब तक खाना पीना नहीं बंद करूंगा
जब तक भीमराव अम्बेडकर ने जो ये डिसाइड किया ये वापस नहीं लेंगे। तो पहले तो चलता रहा भाई 1-2 दिन, 6-7 दिन हो गए, 7th डे की बारी आई, 7th डे भी महात्मा गांधी ने कुछ नहीं खाया था। तो कुछ लीडर्स ने भीमराव अम्बेडकर को समझाया, अम्बेडकर को जी वो बात समझ आई कि भाई कि अगर हम अलग अलग हो जाएंगे तो हो सकता है कि हमें कभी आज़ादी मिले नहीं। तो अम्बेडकर साहब जो है महात्मा गांधी से मिलने के लिए कहाँ पे चले गए, जेल में, पुणे जेल में चले गए। तो जब जेल में मिलने के लिए गए तो दोनों की अच्छी बातचीत हुई। महात्मा गांधी ने कहा यार देखो ऐसा है कि मुस्लिमों को अलग कर दिया, अब तुम्हें अलग कर दिया, तुम्हें इनकी चाल समझ नहीं आई क्या। तो अम्बेडकर जी को लगा भी बिल्कुल ठीक है बात। कह रहे कि महात्मा गांधी ने बोला कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं दलित समाज के लिए लड़ूंगा, ठीक है, मैं उनको जो है ना अच्छी सोसाइटी में अच्छी जगह दिलवाऊंगा, बट आप जो है इस डिमांड को छोड़ दो। तो ठीक है, फिर अम्बेडकर जी ने बोला कि ठीक है आप अगर इतने बात बोल ही रहे हो तो मैं आपकी बात साथ हूँ भाई, मैं आपके, मुझे नहीं चाहिए अलग से इलेक्शन। इन्होंने उस चीज़ को मना कर दिया। तो ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ पे हुई, पूना में। आजकल के डेट में पूना की स्पेलिंग है PUNA, तब बोलते थे पूना POONA, ठीक है। तो पूना में जो महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच में समझौता हुआ उसको बोलते हैं पूना पैक्ट, ठीक है। तो क्या बोलते हैं उसको, पूना पैक्ट, तो पूना का समझौता। तो देखो फिर क्या था समझौता भाई, समझौते के बारे में पढ़ते हैं। पूना पैक्ट यही था कि महात्मा गांधी, देखो यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो भीमराव अम्बेडकर ने एक एसोसिएशन बनाई थी 1930 में जिसका नाम था डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, और उनका महात्मा गांधी से क्लैश हो गया, ठीक है। तब हुआ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद, जब उनकी डिमांड हो गई सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित्स, तो ब्रिटिशर ने तो अम्बेडकर की बात मान ली और गांधी जी ने फास्ट शुरू कर दिया, अनटू डेथ, जब तक मैं मरूंगा नहीं तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा। और अल्टीमेटली गांधी जी के पोजीशन और रिजल्ट क्या था, पूना पैक्ट हुआ। कैसे हुआ, 1932 में उन्होंने मान लिया अम्बेडकर ने बात। तो अब इसमें हुआ क्या था, इसमें हुआ ये था कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस थी, जिसको शेड्यूल्ड कास्ट आज की डेट में हम बोलते हैं, उनके लिए रिजर्व सीट रखी गई, ठीक है। कहाँ पे, प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जहाँ पे भी इलेक्शन होंगे वहाँ पे जो है रिजर्व सीट मिलेंगी। महात्मा गांधी ने वायदा किया था, ठीक है। तो ये वायदा पूरा किया उन्होंने फिर कि भाई आपको रिजर्व सीट दी जाएंगी, ठीक है। और इसका फायदा यही था कि अगर ये साथ नहीं चलते तो फिर अंग्रेजों ने तो क्या किया था, डिवाइड कर ही दिया था हमें। तो ये हो गया पूना पैक्ट। अब बात करते हैं हिंदू मुस्लिम रिलेशंस की। भाई हिंदुओं के और मुस्लिमों के रिलेशन कैसे चल रहे थे, जब से खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैंसिल हुआ था, वो बंद हुआ था, चोरा चोरी की जो इवेंट हुई थी उसके बाद से हिंदूज जो थे और मुस्लिम जो थे उनके बीच में डिफरेंस आ गया था। मतलब हिंदुओं की तरफ से नहीं आया था, मुस्लिमों की तरफ से आया था, क्योंकि मुस्लिम समझने लगे थे कि हमारे लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं हिंदू। तो जो है डिफरेंस बढ़ता ही चला गया, बहुत ज़्यादा गैप आ गया उनके बीच में। तो जब गैप आ गया तो उस गैप को धीरे धीरे और बढ़ाते गए अंग्रेज ना, क्योंकि अंग्रेज जो थे बहुत चालाक थे, मुसलमानों को कुछ ना कुछ चीज़ें देते चले गए। मुस्लिम लीग बन चुकी थी पहले से ही और हिंदुओं को कुछ देते नहीं थे, तो इसलिए हिंदू और मुस्लिम के बीच में डिफरेंस बढ़ता चला गया। ऐसे ही एक उनके लीडर थे मुस्लिम लीग के, उनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि भाई देखो अभी जो है अंग्रेज हमें जो है ना सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे रहे हैं कि हमारा इलेक्शन बिल्कुल सेपरेट होगा, उसमें मुस्लिम ही खड़ा होगा दोनों साइड से, मतलब लीडर दोनों, जैसे दो बंदे इलेक्शन लड़ते हैं कि दोनों सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब यही होता है कि, एक सेकंड रुको, हाँ, तो सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अभी आज की डेट में क्या होता है, इलेक्शन होता है, इलेक्शन में दो बंदे इलेक्शन लड़ रहे हैं, ठीक है, ए और बी, ठीक है। अब आप एक चीज सोचो, अगर ए भी मुस्लिम हो और बी भी मुस्लिम हो तो जीतेगा तो मुस्लिम ही। तो सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब यही लिया था कि जब इलेक्शन होगा तो दोनों मुस्लिम ही खड़े होंगे, उस एरिया में कोई हिंदू इलेक्शन में नहीं खड़ा होगा, ठीक है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे भाई। तो मोहम्मद अली जिन्ना को बोल दिया था अंग्रेजों ने कि भी आपको दे देंगे, पर मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए, बट उसकी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन? ये है, जैसे आपने बोला है, जैसे अभी बोला ना कि शेड्यूल्ड कास्ट को रिजर्वेशन मिलेगा, हरिजन्स को रिजर्वेशन देंगे, तो वैसे ही हमारी भी सीट जो है रिजर्व कर दो। अभी इलेक्शन आने वाले हैं बंगाल में और पंजाब में, इन प्रोविंसेस के अंदर हमारी सीट्स रिजर्व कर दो।
तो नेगोशिएशन चल ही रही थी, बट एक लीडर थे एम आर जयकर ने बिल्कुल मना कर दिया, कह रहे कि ऐसे कैसे कर देंगे, हम बिल्कुल नहीं एग्री करेंगे इस चीज को। तो उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना की इस डिमांड्स को खारिज कर दिया भाई, कि नहीं, आपको अलग से नहीं मिलने वाली हैं, आप नॉर्मली इलेक्शन लड़ो। मतलब कि नॉर्मल इलेक्शन का मतलब है कि कहीं पे अगर 3 बंदे इलेक्शन लड़ रहे हैं ABC, हो सकता है तीनों मुस्लिम हो, ठीक है, हो सकता है तीनों हिंदू हो सकता है 2 हिंदू हो 1 मुस्लिम हो, या 2 मुस्लिम हो 1 हिंदू हो, वैसे फाइट करो। मतलब जो A और B अभी मैंने बात की थी उसमें तो हार या जीत किसी न किसी मुस्लिम की होनी थी, तो वो तो बिल्कुल नॉर्मल इलेक्शन था। सेपरेट इलेक्टोरेट में यही था कि हमें बिल्कुल डिफरेंट एरिया दो, कि इस एरिया में हम ही लड़ेंगे, ठीक है। तो इसके लिए MR जयकर ने बिल्कुल हिंदू महासभा के जो ये मेंबर थे, इन्होंने मना कर दिया। तो मना कर दिया तो मुस्लिम और भड़क गए, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया फिर, जब ये मूवमेंट आया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, सिविल डिसोबीडियंस में मुस्लिम भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, दलित भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो क्या ये सक्सेसफुल हो जाएगा? बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा ये, ठीक है। तो व्हेन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज स्टार्टेड, मुस्लिम रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट, ठीक है, क्योंकि उनको पता चल गया था कि अगर हम पार्टिसिपेट कर भी लें तो फायदा क्या है, हिंदू तो अपने लिए लॉ बनाते चले जाएंगे, हमारा तो कोई फायदा होएगा ही नहीं, तो इसलिए उन्होंने पार्टिसिपेशन नहीं किया। अब एक बंदे आएंगे 1930 में, मोहम्मद इकबाल, ये प्रेसिडेंट थे मुस्लिम लीग के उस टाइम पे। तो मोहम्मद इकबाल ने एक ना भाषण दिया था, उस भाषण में उन्होंने बोला कि हम क्यों बोल रहे हैं कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, उसके बारे में उन्होंने बताया। वो आपकी बुक में लिख भी रखा है, वो तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट उसका मेन जो सार ये है कि उन्होंने जो भाषण दिया, उनके उस भाषण से एक चीज की नींव रखी गई, वो कंट्री है पाकिस्तान। उन्होंने ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का नाम लिया था, उन्होंने ये अपने भाषण से जता दिया था कि हम लोगों को सेपरेट कंट्री की रिक्वायरमेंट होगी, हम लोगों को सेपरेट एरिया की जरूरत पड़ेगी। तो नॉन कोऑपरेशन के बाद मुस्लिमों ने भाग नहीं लिया भाई, पार्टिसिपेट नहीं किया। मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला था कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए, बट हमारी डिमांड ये है कि बंगाल और पंजाब में जो प्रोविंसेस है वहां पे हमें पॉपुलेशन के हिसाब से, हाँ याद रहे, पॉपुलेशन के हिसाब से जो है हमें सीट्स दे दी जाए, कि भाई ये सीट आपकी रिजर्व है। पर एम.आर. जयकर ने मना कर दिया, तो इन्होंने उसमें मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। और मोहम्मद इकबाल जो कि प्रेसिडेंट थे किसके, आपके मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट ने कुछ ऐसा बयान दिया जिससे फ्यूचर में ये पाकिस्तान के बारे में बात हो सकती थी। अब था भाई, अगर देखो हमने पढ़ लिया कि मुसलमान भी अलग है, मुसलमान पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, हिंदुओं के अंदर भी कुछ ना कुछ लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, और फिर उसके अंदर से और क्लासेस भी हैं, रिच पीजेंट, पुअर पीजेंट और इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत सारी क्लासेस हैं। तो कुछ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। भाई काम तो तभी बनेगा जब सारे के सारे पार्टिसिपेट करें, और जब सारे के सारे पार्टिसिपेट करेंगे उसको बोलते हैं सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, एक साथ लेकर के आना। अब एक साथ लेकर के आने का तरीका क्या है? एक साथ लेकर के आने का तरीका ये है कि लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना भरी जाए। अब कैसे भरी जाए भाई? देखो, अब उस टाइम पे हमारी कंट्री थी भाई, हमारा देश है, देश को एक ना बंदे से रिलेट कर दिया जाए। जैसे आप समझ के रखो कि कोई आपके घर में चेयर है, कोई चेयर की इज्जत नहीं करता, ठीक है, पर आपके दादाजी जो है उस चेयर पे बैठा करते थे। अब आपके दादाजी सपोज नहीं है, तो आप अपने बच्चों को बोलो कि बेटा ये वो चेयर है जिसपे आपके दादाजी बैठा करते थे, आपके दादाजी इतने महान थे, उनके दादाजी की बहुत सारी बातें करो, तो बच्चे के दिमाग में क्या आएगा? उस चेयर के लिए ना रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। हालांकि चेयर जो है कोई बंदा नहीं है, पर चेयर के लिए फीलिंग्स आ जाएंगी। इसी तरीके से कंट्री जो थी, कुछ जो वहां पे हिस्टोरियंस थे, जो इतिहास लिखते थे ना उस टाइम पे, जो राइटर्स थे, उन्होंने हमारी कंट्री को ना एक माँ के रूप में उसकी इमेज क्रिएट कर दी कि ये धरती हमारी माँ है, ये भारत माता है। तो क्या आप अपनी माँ के साथ कोई गलत काम होते हुए देख सकते हो कि आपकी माँ को कोई गुलाम बना के रख लेगा? क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या नहीं है ना। तो इस तरीके से लोगों को इकट्ठे करना ये शुरू हुआ। देशभक्ति के गाने आने शुरू हो गए, ठीक है, किताबें आनी शुरू हो गई। तो ये सब लोग पढ़ते थे, उनके अंदर दिमाग में एक फीलिंग आ जाती थी कि नहीं, हमें अंग्रेजों को मार के भगा देना है यहाँ से, ठीक है। तो देखो आप पढ़ते हैं फिर,
तो जो नेशनलिज्म थी वो कैसे कैसे थी? नेशनलिज्म स्प्रेड व्हेन द पीपल बिगिन टू बिलीव दैट दे आर द पार्ट ऑफ द सेम नेशन। देशभक्ति की भावना तभी आने वाली थी जब आपको लगे कि हम एक ही देश का हिस्सा हैं। तो इसके लिए हिस्ट्री, फिक्शन और ठीक है, फोकलोर, ठीक है, मतलब सॉन्ग्स, ऐसे कुछ चीजें चाहिए थी, सिंबल्स चाहिए थे। तो आप देखो, आइडेंटिटी ऑफ नेशन सिंबल्स इन द फिगर और द इमेज। कौन सी इमेज बनाई? भारत माता की, ठीक है। और अब द इमेज वाज फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इन्होंने दी थी, ठीक है। इन 1870s ही रोट वंदे मातरम, वंदे मातरम लिखा, ठीक है। और ये किसके लिखा था? माँ के लिए, कि माँ की जो है ना पूजा होनी चाहिए, वंदे मातरम। और वंदे मातरम को कहाँ पे लिखा हुआ था? आनंद मठ में। और इसको सबसे पहले कब गाया गया? स्वदेशी मूवमेंट के अंदर, जो कि बंगाल में चल रहा था। स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था 1905-1906 के आसपास, जब बंगाल को डिवाइड करा जा रहा था, उस दौरान पे चल रहा था। तो जो ये मूवमेंट था, इस मूवमेंट के बाद क्या हो रहा था कि ये वंदे मातरम बड़ा सॉन्ग फेमस हुआ, ये गाने फेमस हो गए, भारत माता के बारे में इमेज क्रिएट की गई, इमेजिन किया गया कि भारत माता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है भारत माता की इमेज बनाई, जो कि आपके सामने यहाँ पे दिखा रखी है, ठीक है। और इसी तरह से साउथ इंडिया में मद्रास के अंदर नतेशा शास्त्री, इन्होंने एक वॉल्यूम बनाई, 4 वॉल्यूम, मतलब एक वॉल्यूम क्रिएट करी जिसके अंदर तमिल में जो है देशभक्ति के गाने थे, ठीक है। उसको बोलते थे द फोकलोर ऑफ द साउदर्न इंडिया। कहने का मतलब ये है कि देशभक्ति की भावना जगाने के लिए गाने बनाए गए, हिस्ट्रीज लिखी गई, कहानियां लिखी गई, भारत माता की इमेज रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई, ठीक है। आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा? वंदे मातरम लिखा आनंद मठ में। और इसको सबसे पहले गाया गया स्वदेशी मूवमेंट में। लिखा कब था? 1870s में। गाया कब गया? 1905-06 में, स्वदेशी मूवमेंट के अंदर। तो ये सब चीजें क्या करने वाली थी? ये सब चीजें अब लोगों को इंस्पायर करने वाली थी कि भाई देखो ऐसा भी होता है। देखो, भारत माता की फोटो है यहाँ पे, ये भारत माँ की फोटो है, शेर के ऊपर बैठी है, हाथी है पीछे, ठीक है, ये हमारा झंडा है। ये क्या है? ये इमेज क्रिएट करी जा रही है कि ताकि लोग इंस्पायर हो सके। अब इसी तरह से इमेज क्रिएट करी जा रही, झंडे भी बनाए गए, एक झंडा ये बनाया गया, ठीक है, एक झंडा ये बनाया गया, 2 झंडे बना रखे हैं। अब इन झंडों के बारे में, ये महात्मा गांधी ने बनाया 1921 में, ठीक है। ये इससे पहले का है, ये मैं आपको बता देता हूँ। सेकंड झंडे के बारे में देखते हैं, रुको, देखो, स्वदेशी मूवमेंट में बनाया गया था। यस, ये जो स्वदेशी मूवमेंट की भी हम बात कर रहे थे, स्वदेशी मूवमेंट जहाँ पे वंदे मातरम गाया भी गया था, तो सेंटर में वंदे मातरम लिखा गया, ठीक है। ऊपर यहाँ पे ये देखो, ये पंखुड़ियां बनाई गई, 3, 3, 6 और 2, 8। ये 8 क्या दिखा रही हैं? ये 8 है, ये दिखाती हैं कि जो उस टाइम पे थे प्रोविंसेस थी, 8 प्रोविंसेस थी, जैसे मद्रास प्रोविंस, ठीक है, कलकत्ता प्रोविंस, इस तरह के प्रोविंसेस थे, प्रेसिडेंसीज थी, एरिया बना रखे थे, यानी कि 8 राज्य थे। तो ये 8 राज्य दिखा रहा है। ये सूरज जो है हिंदू को दिखा रहा है, ये जो चांद है ये मुस्लिम्स को दिखा रहा है, ठीक है। तो ये नक्शा, ये जो नक्शा है, ये झंडा जो है, ये स्वदेशी मूवमेंट के 1905-1906 के आसपास आया था, 1906 में, तब ये नक्शा था। 1921 में महात्मा गांधी ने डिसाइड किया, ये नक्शा ये था, ये चरखा था। चरखा यानी स्पिनिंग व्हील। स्पिनिंग व्हील दिखाता था कि हम अपना काम खुद कर सकते हैं, वी आर सेल्फ डिपेंडेंट, कि हमें कपड़ा जो है, अंग्रेजों तुम्हारे कपड़े की जरूरत नहीं है, हम अपना कपड़ा खुद बुन सकते हैं, अपना कपड़ा खुद बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी इमेजेस क्या क्रिएट करेंगे? ये लोगों के दिमाग में क्रिएट करेंगी कि भाई हाँ, अभी जो है हमें आगे बढ़ना है, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए हमें काम करना है, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ा देता हूँ आपको। तो सबसे पहले तो 1906 में जो स्वदेशी मूवमेंट में ट्राई कलर फ्लैग आपने देख लिया, जिसमें 8 ऊपर फूल छपे हुए हैं, ठीक है, एक सन है, एक मून है, ये बना रखा है। 1921 में महात्मा गांधी ने स्वराज फ्लैग डिजाइन किया, जिसमें रेड, ग्रीन और व्हाइट जो आज के उसे मिलता जुलता है झंडे से हमारे। स्पिनिंग व्हील था, स्पिनिंग व्हील बताता था कि हम सेल्फ हेल्प कर सकते हैं, अपना काम खुद ही करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ क्या था, अंग्रेजों ने इंडियंस को क्या समझा? बैकवर्ड है, ये तो प्रिमिटिव है, इनकी पिछड़ी हुई सोच है, ठीक है। बट लोगों ने, जो हिस्टोरियन थे, इतिहासकारों ने कहा कि आप ऐसा मत सोचो कि हमारी सोच पिछड़ी है। उन्होंने आर्टिकल्स लिखने शुरू करे, बुक्स लिखी। उन्होंने कहा कि उन्होंने लोगों को बोला कि आप हमारी जो पुरानी अचीवमेंट है उसको याद करो। क्या अचीवमेंट थी हमारी? साइंस के केसेस में आर्यभट्टा,
मैथ में, आर्किटेक्चर में, हमारा जो हम घर बनाते हैं, हमारे मंदिर हैं, हमारा रिलीजन, कल्चर, जितनी भी चीजें हैं ये हमारी बहुत तकड़ी थी। ठीक है अंग्रेजों, तुम तो अब आए हो ना, हम बहुत तगड़े कल्चर के मालिक हैं, बहुत हमारी तगड़ी चीजें थी। बट ये सारी की सारी चीजें कब ये डाउनफॉल हो गया, डिक्लाइन होगी, कब? जब से अंग्रेजों ने कॉलोनाइज्ड किया, इंडिया में आकर के रूल करना स्टार्ट किया, तो लोगों को सिखाया गया कि लोगों सीखो कि ये जो चीजें हैं, ठीक है, ये चीजें थी ना जो हमारे पास थी, हिस्टोरियंस ने उनको सिखाया, रीड अपनी बुक्स में लिखा, ताकि लोगों को पढ़ करके गर्व हो सके हमारे कंट्री के ऊपर। हमारी अचीवमेंट बहुत ज्यादा थी, ठीक है, हमने जो पहले पुराने टाइम में स्ट्रगल किया उसके बारे में सारा कुछ लिखा। ये सारी की सारी चीजें हमारे पूर्वजों की, राजाओं की ये लिखी गई, ताकि लोग जो है जुड़ सकें, लोगों को फील हो सके कि हाँ यार हम अच्छी फाइट कर सकते हैं, क्योंकि हम, हमारा देश इतना महान है, हम चाहते हैं कि अंग्रेजों को यहाँ से निकाल के फेंक दिया जाए। तो ये था इस पूरे चैप्टर में। तो इस कंक्लूजन यही है कि भाई अंग्रेजों के खिलाफ जो है कांग्रेस ने सबको इकट्ठे करने का कोशिश किया। कांग्रेस जो थी कॉन्टिन्यूसली अटेम्प्ट कर रही थी रिजॉल्व द डिफरेंसेस। डिफरेंसेस का मतलब ये था कि किसानों की प्रॉब्लम अलग थी, वर्किंग क्लास की प्रॉब्लम अलग थी, अमीरों की प्रॉब्लम अलग थी, सबकी प्रॉब्लम्स को इकट्ठा कर करके, ठीक है, सब जो लोगों के दुख इकट्ठे कर करके, पीपल्स की ग्रीवेंसेस को इकट्ठा करके, दुखों को इकट्ठा करके एक यूनिटी क्रिएट करी जाए, ये कांग्रेस ने काम किया। किसकी लीडरशिप में? महात्मा गांधी की। तो कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी ट्राई टू चैनल द पीपल ग्रीवेंसेस, लोगों के दुख को एक ऑर्गेनाइज कर दिया, किसमें? मूवमेंट में। और वो मूवमेंट क्या हो गया? देश की एकता, इकट्ठे हो गए लोग, और बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, बहुत सारे ग्रुप से, सभी के सभी इकट्ठे हो गए, और इकट्ठे होकर के अपने डिफरेंसेस को भुला करके उन्होंने देश को आजादी दिलाई। तो इतना ही था इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में जो था मैंने आपको पढ़ा दिया है, इससे पीछे ये कुछ याद रखना कि कैसे इकट्ठे हुए थे लोग, देशभक्ति भावना, भारत माता की फोटो, वंदे मातरम वाला जो झंडा है ये 1906 में आया स्वदेशी मूवमेंट के हिसाब से। नीचे चरखे वाला जो झंडा है ये 1921 में आया, भारत माता की फोटो बना रखी है। रविंद्रनाथ टैगोर ने आनंद मठ में वंदे मातरम लिखा, है ना, पुराने पुराने गाने गाए, बहुत सारी चीजें आई। हिंदू मुस्लिम के रिलेशन खराब हो गए थे, इसका फायदा उठाया उन्होंने। पूना पैक्ट, महात्मा गांधी और अंबेडकर की मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि आप अपना अलग से इलेक्शन मत करो। अंबेडकर जी ने समझा कि यस ठीक है, इकट्ठे रहेंगे तभी आज़ादी मिलेगी। महात्मा गांधी और ये अंबेडकर हैं, और महात्मा गांधी ने भी दलित्स के लिए काम किया। उन्होंने खुद साफ सफाई करके लोगों को जताया कि नहीं, साफ सफाई करना कोई बुरी बात थोड़ी होती है। तो जो ये जिनको आप अनटचेबल कहते हो, ये भगवान के बच्चे हरिजन हैं, ये इनको हमारे साथ रहना पड़ेगा, तभी जा करके हम जीत सकेंगे, अंग्रेजों को भगा सकेंगे। वुमन ने भी पार्टिसिपेशन दिखाई, पर वुमन की पार्टिसिपेशन से उनके लिविंग स्टैंडर्ड में कोई ज्यादा सुधार नहीं आए थे। इंडस्ट्रियल पार्टिसिपेंट के बारे में पढ़ा हमने, पुअर पार्टिसिपेंट के बारे में पढ़ा, रिच पार्टिसिपेंट्स जो थे, पीजेंट थे, उनके बारे में पढ़ा। तो ये आपको मैंने पढ़ाया पूरा। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। ये चैप्टर फिनिश है, अगला चैप्टर देखते हैं, कोई और डालेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कर देना यार, ठीक है, इससे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।